कांग्रेस की तरफ से केंद्र पर हुआ वार, वो भी जिलावार। कांग्रेस ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून ये था कि आरबीआई ने झारखंड के कोटे से जो पैसे काटे हैं उसे लेकर के कांग्रेस ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि भाई डीवीसी ने पैसे जो डीवीसी को बकाया दिया गया है वो राज्य का जो हिस्सा था आरबीआई का उसमें से क्यों दिया गया। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार को सूझ रही है, इससे पहले भी बकाया था, क्यों नहीं आपने इस तरह की कार्रवाई की? आपको मालूम नहीं कि कितने राज्य सरकारों के पास इस तरह के बकाए हैं? उन राज्य सरकारों से आपने क्यों नहीं वसूली की? कई राज्यों में 36,303 करोड़ रुपए राजस्थान के बाकी हैं, तमिलनाडु में 18,894 करोड़ रुपए बाकी है, इसी तरह कर्नाटका में 8,723 करोड़ बाकी है। तो इस तरह की एक लंबी लिस्ट है, आपने क्यों नहीं उन राज्यों से? क्योंकि उन राज्यों में आपकी सरकार नहीं थी और डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इसलिए आपने जो डबल इंजन की सरकार के साथ जो हम लोगों का जन विरोधी फैसला लिया और हम लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया और आपने ये त्रिपक्षीय समझौता करके हमारे पैसे को काटने का काम किया है, क्योंकि अन्य राज्यों में आपकी सरकार नहीं थी और अन्य राज्यों में आपने प्रयास किया था तो वहाँ की सरकारों ने शायद इतनी मदद नहीं की होगी। इस वजह से आज हमारा आप पैसा काटने को के लायक बने हैं। हम समझते हैं कि ये संघीय ढांचे के लिए बहुत नुकसानदेह है और निंदनीय है। भुगतान उन्होंने नहीं किया डीवीसी को, 1 रुपया नहीं। उस समय केंद्र की सरकार कहां थी? क्यों नहीं अपना बकाया पैसा की मांग किया केंद्र की सरकार ने? तो ये डबल इंजन की सरकार की यही खासियत रही कि झारखंड जैसे राज्य में 5500 करोड़ रुपया का बोझ डाल दिया गया, जो रघुवर दास के शासनकाल में बकाया था उसका, और जबरन हमसे पैसा वसूला जा रहा है। केंद्र की सरकार ने एक भी पैसा नहीं लिया रघुवर दास जी से, जबकि 14 महीने की जब हेमंत सोरेन जी की सरकार थी तो डीवीसी का जो राज्य पर बकाया था वो लगभग शून्य हो गया। अभी जो ये बकाया ये ले रहे हैं वो पूरे तौर पर 5 वर्षों का भाजपा शासनकाल का बकाया पैसा। हम कोरोना काल में भी डीवीसी को हमने पैसे दिए। ये जो नीति डराने की, धमकाने की, आप खनिज हमसे ले रहे हैं, आप हमारी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आपके 6 प्लांट हमारे ही प्रदेश में हैं। थोड़ा सा इस पे तो सोचना होगा। निश्चित तौर पे केंद्र जो तरीका है उस पे आपका ये है। मेरी आपत्ति उनके तरीके पे, मेरी आपत्ति सिर्फ उनके तरीके पे है कि जो संघीय ढांचे पे प्रहार, जो इतना बड़ा एक फ्रेज दिया गया था कि हर चीज में जब हम झारखंड अपनी मांग कर रहा है तो कहा जाए संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि झारखंड में 14 में से 12 सांसद एनडीए खेमे के हैं, लेकिन राज्य सरकार पर हुए ज्यादती पर ये लोग मौन धारण किए हुए हैं, जबकि हर छोटी छोटी बातों पे ये सभी सांसद बैठ करके चिट्ठियां बड़ी बड़ी लिख करके सरकार को संज्ञान में देने का काम करती थी। लेकिन जब इतनी बड़ी बात हुई तो कोई भी सांसद ने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। बीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि के रूप में वसूल होती है। इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, पीपी किट, अन्य जांच की व्यवस्था हो सकती थी। लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता था। अधूरी लटकी विकास परियोजनाओं को भी गति दी जा सकती थी। लेकिन आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार ये सब सोचना तो बहुत दूर की बात है, करना भी नहीं चाहती।
झारखंड में एक संकट उत्पन्न हो चुका है। तो इसके लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आवाज़ उठाएगी और चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़कर, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी विरोधी नीतियों को छोड़ के झारखंड वासियों के बारे में, हित के बारे में सोचकर ये राशि का भुगतान झारखंड सरकार को करे। मन से हम लोग जूझ रहे हैं और ऐसे समय में केंद्र की सरकार को चाहिए कि सभी राज्यों को वो उचित संसाधन उपलब्ध कराए, राज्य सरकार के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम को आगे बढ़ाए। तो हमने आपको दिखाया कि दुमका के दंगल में किस तरीके से दम दिखा रहे हैं बड़े नेता, और साथ ही हमने आपको दिखाया कि कैसे केंद्र पर इस बार वार हुआ है, वो भी जिला वार हुआ है और जबरदस्त वार हुआ है। हमारे साथ फिलहाल रांची से अजय लाल जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई हैं, और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। धनबाद से जुड़ेंगे अभिषेक हमारे साथ, दुमका से राकेश जुड़ेंगे, सबसे धरातल की स्थिति जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय लाल के पास एक बार मैं चलता हूं। अजय, रांची में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिर्फ रांची ही क्या, पूरे झारखंड के हर जिले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुद्दा साफ था, केंद्र को घेरा गया कि भाई डीवीसी का जो बकाया है, एक उसको आपने काट लिया, आरबीआई का हमारे फंड से काट लिया, जो कंसुलेट फंड होता है उस फंड से काट लिया। तो सवाल यह है कि इस कोरोना काल में उस पैसे से काफी विकास हो सकता था, अब पैसे तो कट गए हैं, तो इसे लेकर के अब केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना, साथ ही साथ हमने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी सुना। उन्होंने कहा कि भाई आप बिजली जलाएंगे तो बिजली का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई और तो पैसा देगा नहीं। एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता में केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी और डीवीसी था, और इन तीनों में यही सौदा हुआ था कि डीवीसी जब बिजली बिल जनरेट करेगा उसके 90 दिनों के भीतर अगर बिजली बिल नहीं दिया जाता है तो ये जो कंसुलेट फंड है आरबीआई के पास में, वहां से पैसे कट जाएंगे। तो आखिर इस बात को लेकर के सियासत क्यों हो रही है, तो अब इसको किस तरीके से देखा जाए अजय? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी कमी यह है कि सूबे के कई अधिकारियों के पास किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं है। हमने देखा कि राज्य सचिवालय में यदि आपके पास वक्त है तो आप चीजों को पढ़ें, चीजों को समझें, केंद्र के द्वारा जो पत्र आता है उसका मर्म समझें कि उस पत्र में है क्या। देखिए अभिषेक, शायद राज्य के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं होगी या फिर होगी, जून के महीने में केंद्र की सरकार ने कोविड-19 को लेकर 44,000 करोड़ रुपए का एक फंड निर्गत किया था, कोविड-19 फंड। और ये 44,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वैसी कंपनियों को दिए जाना था जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के काम में जुड़ी हुई है। तमाम देश के तमाम राज्यों के लिए फंड था 44,000 करोड़ का। केंद्र ने झारखंड को भी पत्र लिखा और पूछा कि ये कोविड-19 का फंड है, क्या आप इस फंड से कर्ज लेकर डीवीसी को बकाया देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। 2.5 महीने तक वो पत्र सूबे के वित्त सचिव के पास मैं नाम लेके कह रहा हूं कि हिमानी पांडे जो सूबे के वित्त सचिव हैं, उनके पास 2.5 महीने तक यह पत्र पड़ा रहा, उस पे कोई रिएक्शन एक्शन नहीं हुआ। बाद के दिनों में केंद्र ने एक और पत्र लिखा, पूछा कि ये कोविड-19 का फंड है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ये कर्ज मिलेगा, 7 वर्ष तक 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया जाएगा और 7 साल के बाद उस पर 0.5% आपको ब्याज देना होगा। कि राज्य की सरकार ने चुप्पी साध रखी, लिहाजा केंद्र ने यह समझा कि राज्य सरकार को यानी कि झारखंड को इस कर्ज वाले राशि की जरूरत नहीं है, लिहाजा उसने तगादा शुरू किया। और जाहिर सी बात है 3500 करोड़ रुपए का बकाया है, आपको आज ना कल वो पैसा देना होगा। और ये भी समझ लीजिए कि कई राज्यों ने, केरल ने कर्ज लिया, आंध्र प्रदेश ने कर्ज लिया, तेलंगाना ने कर्ज लिया और उसी कर्ज से पैसे लेकर डीवीसी को बकाया चुका दिया। आप सुस्त पड़े रहेंगे, तमाम चीजें, संघीय ढांचा पर हमला हो गया। कैसे हमला हो गया? क्या राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो गया क्या? यहाँ पर
देखिए डीवीसी का बकाया है, आपको पैसा देना होगा। 3500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये राशि लगभग 4500 करोड़ से पार हो गई है। आखिर डीवीसी को भी कोयला खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सूबे के कई अधिकारियों की सुस्ती ऐसी होती है कि उन्हें जगाना एक कठिन कार्य होता है। देखिएगा 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, सूबे के 65,000 संपूरक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी थे। आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल जी लगातार इस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। न्यूज 11 की टीम उनके यहाँ गई थी और पूछा था कि जब यूपीएससी की परीक्षा हो सकती है, जेई मेंस और एडवांस की परीक्षा हो सकती है इस कोविड में, तो फिर आप संपूरक परीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर मैं निर्णय दे दूंगा। कहने का मतलब यह है कि सूबे के अधिकारियों को जगाना पड़ता है कि जागो, ऐसा होने वाला है। जब तक सिर तक पानी ना आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई सक्रियता दिखाई पड़ती है। सरकार के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि जब वो कोविड-19 के दौरान बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए केंद्र की सरकार कर्ज दे रही थी बिना ब्याज का, तो आपने क्यों आनाकानी की? क्यों आपने लिख कर दे दिया कि कर्ज लेकर मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा? ये कोई बात नहीं होती है। देखिए विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, आप चीजों को समझे। और एक बात यह भी कि झारखंड की सरकार को यह भी समझना होगी कि पड़ोसी राज्य बिहार भी डीवीसी से पैसा बिजली लेता है और उसने कह रखा है कि मुझे केंद्रीय हिस्सेदारी में जो पैसा है वो मुझे ना देकर डीवीसी को आप बकाया चुकाते रहे। बिहार सरकार पर कभी आपने नहीं सुना होगा कि डीवीसी का इतना करोड़ रुपया बकाया हो गया। कहने का मतलब ये कि जब आप रोड मैप नहीं करेंगे, अन्य चीजों में आप उलझे रहेंगे, तो ऐसी ही स्थिति आती रहेगी। अभिषेक बिल्कुल अजय, लेकिन सवाल यहां पर बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि आज जब कांग्रेस नेता बैठे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भाई बाकायदा वो एक डॉक्यूमेंट लेकर के बैठे थे और उस डॉक्यूमेंट में राजेश ठाकुर साहब को भी हम सुन रहे थे कि भाई झारखंड का जो 5000 करोड़ का बकाया डीवीसी के पास बताया जा रहा है, तो ये तो एक मानगी भर है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, ऐसे कई राज्य हैं जिनके पास की बिजली जो केंद्र के ऊपर बकाया है, सिर्फ डीवीसी नहीं अलग अलग माध्यमों से, तो बकाया काफी सारा है। तो सिर्फ झारखंड को टारगेट करने का ये जो मकसद है, ये थोड़ा सा लॉजिक से परे था। बहरहाल राकेश हमारे साथ दुमका से सीधे जुड़ चुके हैं, अभिषेक हमारे साथ धनबाद से जुड़ चुके हैं और अन्य अमृता जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले राकेश के पास ही चलते हैं। राकेश, आज आपने अर्जुन मुंडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, काफी करीब से देखा, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। रामेश्वर उरांव बादल पत्रलेख ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने काफी करीब से सुना। अब इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब सुन लेते हैं तो 3 बातें दिमाग में आती हैं। पहली बात कि केंद्र और राज्य के बीच में जो खींचातानी चल रही है, जाहिर सी बात है इस चुनाव में वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे डीवीसी का मुद्दा ले लें, चाहे जीएसटी का बकाया मुद्दा ले लें, चाहे कोयले की रॉयल्टी का मुद्दा ले लें। अर्जुन मुंडा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दूसरी बात पर आ रहा हूं, अर्जुन मुंडा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासियों के लिए उनके विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी बात कही। और तो ये जो मुद्दा है आदिवासियों के लिए क्या किया जा रहा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। और तीसरी जो बात है, जो आपने सवाल पूछा था खास अर्जुन मुंडा से कि भाई ये जो डीवीसी ने पैसे काट लिए, जिसका जवाब मिला कि भाई बिजली आप जलाएंगे तो पैसे कौन देगा। और आलमगीर आलम को हम सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए बीजेपी जो है वो अभी भी यहां पर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग एंगल भी सामने आता है। तो आज के दिन भर के मजमून को इसी लिहाज से, इसी चश्मे से देखते हुए बताएं राकेश, दुमका का तापमान। नहीं, देखिए दुमका में भी डीवीसी का मुद्दा छाया हुआ है इस चुनाव में, और इसको लेकर अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से बयानबाजी की जा रही है। जहां तक बात केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की है भारती, तो उनके तरफ से ये कहा गया कि ये मसला डीवीसी और राज्य सरकार के बीच इकरारनामे को लेकर है। सरकार से ये पूछना चाहिए कि क्या इकरारनामा उनके बीच हुआ है, क्या शर्तें हैं, और इस बात को सरकार को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए अगर इतना ही ऐतराज है सरकार को। तो बहरहाल उनको लगता है कि आप अगर बिजली लिए हैं डीवीसी से, आपने बिजली जलाया है, तो ये आपका मोरल बनता है नेतृत्व कि आपको उनके जो बकाया है उस राशि को देना होगा। दूसरी तरफ रामेश्वर उरांव को भी आपने सुना होगा, उनसे भी हमने सवाल पूछा कि अर्जुन मुंडा ने ये कहा कि भाई आपने अगर बिजली जलाया है, बिजली अगर आपने खपत की है, तो आप पैसे
दे रहे हैं तो इसमें हाई तौबा वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। रामेश्वर उरांव की तरफ से एक बात जो निकल कर आई भारती की पैसे को लेकर कोई इशू नहीं है, बकाया जो है वो देना ही था। इंस्टॉलमेंट में राज्य सरकार डीवीसी को वो बकाया देती, अपनी थोड़ी सहूलियत के अनुसार से देती, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है, राज्य जो है वो कोविड से लड़ाई लड़ रहा है और केंद्र से अपेक्षित कोई सहयोग राज्य को इस कोविड के मद्देनजर मिला नहीं। तो जो भी लड़ाई है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये लड़ाई है और काफी हद तक झारखंड स्टेट जो है इस लड़ाई पर काबू भी पा चुका है, जो कि एक सुखद तस्वीर, सुखद समाचार आप कह सकते हैं झारखंड के लिए है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पैसे को लेकर कोई इशू नहीं है, हम पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन केंद्र की जो मंशा है झारखंड को लेकर वो सही नहीं है। खासतौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ केंद्र का जो व्यवहार है वो सौतेला व्यवहार रहा है और झारखंड में जब से सत्ता परिवर्तन हुई है, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की जो मोदी सरकार है, वो इस सरकार को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने आलमगीर आलम को भी सुना होगा तो उनके तरफ से भी ये बयान आया कि कहीं साजिशें रची जा रही है। वो साजिश क्या है, उसमें बीजेपी कितना कामयाब होती है नहीं होती है वो आगे की बात है, लेकिन डीवीसी के जहां तक मुद्दे पर है तो यही कहा गया कि भाई दूसरे राज्य में भी तो बकाया है, आप दूसरे राज्यों से क्यों नहीं पैसे काट रहे हैं, आप झारखंड को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ गैर बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार को किसी तरीके से कैसे परेशान किया जाए ये आरोप कांग्रेस के तरफ से लगाए जा रहे हैं। भारती बिल्कुल। अन्नी अमृता के पास एक बार चलते हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जमशेदपुर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कांग्रेस की एकजुटता दिखाने का एक मौका भी था। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अजय मौजूद थे या डॉक्टर अजय फिलहाल जमशेदपुर से बाहर हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद क्या कुछ नजर आया? जमशेदपुर में कांग्रेस की एकता कैसी नजर आई? बहुत सारे सवाल हैं। अन्नी, क्या नजर आया? बिल्कुल भारती, सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर अजय कुमार बिहार में है, क्योंकि वो जो है वॉर रूम के इंचार्ज बनाए गए हैं, आपको पता ही होगा, तो उन्होंने वहां पे कमान संभाली हुई है कांग्रेस को लेकर। दूसरी बात जो आपने कही कि एकता नजर आएगी नहीं, तो इस मुद्दे पर एकता बिल्कुल नजर आई और बहुत अरसे के बाद भारतीय कांग्रेस ने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल एकदम कागजातों के साथ एक मुद्दा उठाया है और लॉजिक के साथ उसको पेश किया है। जो मेरे पास वो पेपर है जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, इसमें एक बात बताई गई आभा सिन्हा की ओर से कि अगर हम मान लें कि ये सब कुछ नियमतः ही हो रहा है, ठीक है, अजय लाल जी ने जैसा कहा कि पढ़ते ही नहीं है अधिकारी पत्र में ये मांगा गया था कि हाँ क्या आप ऐसा करेंगे, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया, चुप्पी साधे रही। लेकिन आभा सिन्हा ने एक बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है भारती कि अगर हम इस तरह से गिने कि दिसंबर में सरकार का गठन हुआ है और अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो इस बीच में 100 से 125 करोड़ जरूर बकाया बने होंगे। और ये जो बकाया बताया जा रहा है 5417.50 करोड़ और जिसके एवज में 1417 करोड़ जो है माइनस कर लिया गया है, अकाउंट से काट लिया गया है आरबीआई के माध्यम से, तो क्या ये 6 महीने का है या पिछली सरकार का बकाया है और इस सरकार पे लादा जा रहा है? अब भारतीय मुझे ये डेट तो नहीं पता कि किस दिन त्रिपक्षीय समझौता हुआ था रघुवर दास जी के सरकार के कार्यकाल में, लेकिन अगर आपको ध्यान आता हो कि कब ये समझौता हुआ है तो उस वक्त से अगर जोड़े तो 5417 का अगर ये बकाया है तो रघुवर जी से क्यों नहीं काटा गया? तो ये सवाल तो वाजिब है कांग्रेस का, ये सारा हेमंत जी के समय ही क्यों किया गया? तो ये कोई कहे कि सब कुछ नियम से हो रहा है, तो नियम सभी राज्यों के लिए बराबर होने चाहिए। सिर्फ झारखंड के लिए नियम रहे और जहां भाजपा का शासन है वहां नियम ना रहे तो सवाल तो उठेंगे। तो आज जो कांग्रेस ने सवाल उठाया इसकी अपनी लॉजिक है। अब भारतीय हमें ये देखना होगा कि समझौता कब हुआ था और उस वक्त काटा गया या नहीं। अगर वो समझौता हुआ तो क्या रघुवर जी के समय कोई पैसे काटे गए थे और नहीं तो क्या सारा बकाया रघुवर दास जी की सरकार ने कर दिया और अब हेमंत जी के मत्थे आ गया? ये एक रिसर्च जांच का विषय है, बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम किसी एक पक्ष पर नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत लॉजिकल सवाल है ये कि ये समझौता हुआ कब, जब समझौता हुआ उसके बाद क्या बिल जनरेट हुआ, वो बिल पे किया गया नहीं किया गया, बहुत धरातल पर रिसर्च की ये बात है। अभिषेक के पास एक बार चलते हैं। अभिषेक, धनबाद से जो तस्वीर सामने आई, कोयलांचल के 2 बड़े कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और ममता देवी दोनों एक मंच पर मौजूद थे।
और पूर्णिमा नीरज सिंह ने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, धनबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कोयलांचल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कोयला हमारा है, हमारे कोयले से आप सब कुछ रोशन करते हैं, उस कोयले की रॉयल्टी अब तक बची हुई है, आपने पैसा काटा ये आपका अधिकार है, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिए कि कम से कम उस रॉयल्टी के लिए हमें सड़क पर आना पड़े और आर्थिक बॉयकॉट जैसे कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सके। अभिषेक जी, देखिए अभिषेक बिल्कुल सही कहा आपने कि आज दोनों कांग्रेस के महिला विधायकों ने जमकर केंद्र पर हमला बोला है, और खास तौर पे हमला बोलने की जो वजह है वो साफ तौर पे है कि 14 से 17 करोड़ जो अभी काटी गई है रकम, उसको लेकर जो है नाराजगी बहुत ज्यादा है और सरकार पर सभी लोग हमला बोल रहे हैं। अब पूरे मामले को एक बार थोड़ा सा गंभीरता से समझिए। झारखंड के बने 20 साल हो गए और ये तब से मामला है जब हमारा अविभाजित बिहार था, तब से ये बकाये की झगड़ा चल रही है। मतलब आज जो मामला चल रहा है ये पिछली रघुवर सरकार में भी यही स्थिति थी। ठीक है। और तब भी डीवीसी लगातार दबाव बनाती थी, कई बार बिजली काट रही थी, और वो धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में अगर कहे तो ये डीवीसी के कमांड एरिया में 7 जिले आते हैं, उसमें धनबाद सहित आसपास के जो चतरा है, गिरिडीह है, बोकारो, ये सभी क्षेत्र में, और बिजली कटौती इतनी ज्यादा थी कि हम सब इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। कुछ सड़कों पर जो है विपक्ष के तौर पर जो है उस वक्त में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर जो है सड़क पर उतरी थी और घेराव भी किया था डीवीसी का। एक और बड़ी बात यह है कि आप ऐसे समझिए बकाया किस लेवल का है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उस आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि इस वक्त में डीवीसी का मतलब जो बकाया है वो आंकड़े आपको बता देता हूं। कोल इंडिया के पावर प्लांटों पर जो है वो 23,589 करोड़ बकाया है। दूसरी ओर अगर कहें तो इस वक्त में 3703 करोड़ जो है वो डीवीसी का कोयला कंपनियों पर बकाया है। और इधर आप आंकड़ा देखिए कि 5608 जेबीबीएनएल पर, ये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर डीवीसी का बकाया है। यानी ये चेन बिल्कुल बना हुआ है कि एक अगर चुकाता है तो दूसरा उसको देता है। और कोयला की खरीदारी जो है डीवीसी कोल इंडिया से करती है। तो ये बकाये का रकम ठीक है, ये बहुत लंबी और काफी बैकलॉग चली आ रही थी, जिसकी वजह से समय पर भुगतान नहीं हुआ। तो जरा सोचिए कि इसमें हेमंत सरकार का सीधे तौर पे दोषी कहां से हो गया। ये सरकार का आए हुए कितना दिन गुजरा। तो सवाल यह है कि पिछले बार अगर आप जोड़िए अगर शुरुआती दिनों में, तो बाबूलाल मरांडी से लेकर पिछली सरकार में जो लोग रहे हैं उन सभी के सरकारों में समय पर अगर बिल चुकाया गया रहता तो क्या 5600 करोड़ रुपया ये हो जाता। ये 5600 करोड़ से ऊपर का जो राशि है ये इतना बैकआउट तो नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हाल में जो कटौती की गई 14 से 17 करोड़ का ये जो कटौती की गई केंद्र सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल दिख रहा है कि मनमाना है और कहीं ना कहीं इसमें केंद्र को दरियादिली दिखानी चाहिए था, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। लेकिन जो चीज यहां पे की गई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहां पे जो मुद्दा दोनों विधायकों ने, चाहे वो पूर्णिमा नीरज सिंह ने उठाया या ममता जी ने उठाया, रामगढ़ विधायक और झरिया विधायक, उन दोनों ने यही कहा कि झारखंड का जो हमारा हिस्सा है वो तो मिल नहीं रहा। उन्होंने तर्क दिया कि 74,000 करोड़ बकाया है केंद्र पर, और झारखंड जैसे छोटे जिला, छोटे राज्य जहां पे हमारे लिए विकास के लिए बहुत एक एक राशि पाई राशि है, पिछली सरकार पहले ही खजाना खाली कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने जो ये किया है, क्या ये सही है, क्या ये उचित है, यही सवाल जो है वो आम जनता के सामने रखे हैं। और आम जनता बहुत बेहतर निर्णय लेती है, क्योंकि सबको पता है आंकड़ों की बाजीगरी से आप इतर देख लीजिए तो साफ दिखता है कि किसने खता की है और सजा कौन भुगत रहा है, और पहले किसने क्या किया है, वर्तमान क्या है। तो सवाल यही है कि हेमंत सोरेन सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर ही नहीं सकते। एक तो कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में तो आपको दरियादिली दिखानी चाहिए थी, मदद करने की दरकार है, और मदद करने के समय में आप राशि देने के बजाय और काट लेंगे तो भाई विकास ठप पड़ जाएगा ना, काम तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का हमला करना ये बड़ी बात है। और देखिए अभी चुनाव भी है, क्योंकि दोनों जगह उपचुनाव चल रहा है, तो उपचुनाव के समय में इस तरह के मुद्दे करना, इस तरह की चीजों को सेंटर स्टेट में किसी तरह का विवाद ये सही नहीं है। हालांकि केंद्र के पास असीमित शक्तियां हैं, बहुत सारा अधिकार है, लेकिन असीमित शक्तियों का मतलब यह नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें, बल्कि नियमों को ध्यान में रखते हुए स्टेट जो है वो उन सभी का ध्यान रखना, एक बच्चे का देखभाल रखना एक माता पिता की जवाबदेही। और केंद्र माता पिता है तो माता पिता ऐसा कभी नहीं कर सकता कि कोई बच्चा कुपोषण में मरे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, राकेश, अन्नी और अजय आपका।
इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और बहुत लॉजिकल पॉइंट पर हम जो है इस डिस्कशन को खत्म कर रहे हैं। लॉजिकल पॉइंट ये है कि भाई ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ कब था? अगर ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था तो क्या रघुवर दास सरकार ने डीवीसी को कोई पेमेंट नहीं किया? क्या उस समय भी बिल जनरेट हुआ था? क्या उस समय भी अगर पेमेंट नहीं किया गया था तो उस समय भी पैसे काटे गए? क्या इस तरीके का व्यवहार बाकी राज्यों के साथ भी हो रहा है, या सिर्फ झारखंड इकलौता राज्य है जिससे इतना प्यार जताया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए, और अगर केंद्र के पास इन सवालों के जवाब है तो केंद्र को सोचना चाहिए, अगर राज्य के पास इन सवालों के जवाब है तो राज्य को सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हम इस दंगल की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे।